दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली वाला बच्चा क्या है। इसके अलावा आईवीएफ क्या है, आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या अंतर होता है, कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है और क्या आवश्यकता होती है टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने की। तो ये सारा डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। तो दोस्तों टेस्ट ट्यूब या फिर परख नली की सहायता से फर्टिलाइजेशन करवा करके बच्चे का निर्माण करना टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाएगा। अब एक लाइन में तो आप पूरी प्रक्रिया नहीं समझ पाएंगे, ये प्रक्रिया हम अभी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आईवीएफ क्या है, तो दोस्तों आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर कुछ उपकरण का उपयोग करके, जैसे कि पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब यानी कि परख नली, इन सब की सहायता से फर्टिलाइजेशन करवा करके चाइल्ड का निर्माण यानी बच्चे का निर्माण करना आईवीएफ कहलाता है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए जो आईवीएफ शब्द है इसे मेडिकल से जुड़े हुए लोग जैसे कि डॉक्टर या फिर मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो यूज करते हैं इन शब्द को। बाकी जो टेस्ट ट्यूब बेबी या परख नली वाला बच्चा, इसे सामान्य सभी लोग यूज करते हैं, जो मेडिकल के अलावा लोग हैं वो भी इसे यूज करते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। अब टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनाया जाता है और क्या इसकी आवश्यकता होती है, यह जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि नेचुरल तरीके से बच्चे का निर्माण कैसे होता है। मतलब टेस्ट ट्यूब वाले बच्चे का निर्माण कैसे होता है, यह आप तभी समझ पाएंगे जब आप यह जानते रहेंगे कि नेचुरल तरीके से बच्चे का निर्माण कैसे होता है। तो आइए 1 मिनट में समझ लेते हैं नेचुरल तरीके से बच्चे का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए ये जो आप चित्र देख रहे हैं यह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि महिला का प्रजनन तंत्र है। इसमें 2 खास संरचनाएं हैं जो मुख्य प्रजनन अंग कहे जाते हैं, जिसमें क्या आता है ओवरी या फिर अंडाशय। तो हर महिला में 2 ओवरी होती है, एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। ये दोनों ओवरी काम कैसे करती है, तो एक महीने एक ओवरी काम करेगी, तो फिर दूसरे महीने दूसरी ओवरी काम करेगी, फिर अगले महीने ये वाली ओवरी काम करेगी, फिर अगले महीने ये वाली ओवरी काम करेगी। अब काम करेगी तो ओवरी क्या काम करेगी, मतलब ओवरी का क्या काम है, तो ओवरी देखिए क्या है, अंडे का निर्माण करती है यानी ओवम का निर्माण करती है, यानी कि ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। ओवम का निर्माण हो करके ओवम इस रास्ते से आ जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा फैलोपियन ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है फैलोपियन ट्यूब है, और इधर भी आप देख पा रहे हैं फैलोपियन ट्यूब है, और दोनों तरफ क्या है ओवरी यानी कि अंडाशय है। बाकी इसके अलावा जो आप ये बीच की जगह देख रहे हैं ये यूटेरस है, जिसे हिंदी के अंदर गर्भाशय कहते हैं। बाकी नीचे जो आप ये ओपनिंग देख रहे हैं ये वेजाइना है, और फिर उसके आगे देख रहे हैं सर्विक्स, जिसको गर्भाशय की ग्रीवा बोलते हैं। तो अब होता क्या है ये समझिए, यहां से देखिए जो है ओवम का निर्माण हो जाएगा और फिर ओवम बन करके कहाँ आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और इधर से पुरुष यानी कि जो मेल है वह अपना स्पर्म गर्भाशय के अंदर छोड़ देगा। ये गर्भाशय के अंदर स्पर्म को क्या करेगा, छोड़ देगा। फिर जो स्पर्म है वो मूव करके चले जाएंगे, ये मूव करके चले जाएंगे एग के पास यानी कि ओवम के पास, और फिर इसके पास जाकर के क्या कर देंगे फर्टिलाइजेशन कर देंगे, और फर्टिलाइजेशन करने के बाद युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण हो जाएगा। और जब जाइगोट बन जाएगा तो फिर से आकर के इधर, अब यहाँ से इधर नहीं जाएगा, फिर इधर आकर के इस गर्भाशय में इम्प्लांट हो जाएगा, यानी कि इस यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और जब फिक्स हो जाएगा तो यहीं फिर जो है एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करने लगेगा और बच्चा बन जाएगा। तो नॉर्मल तरीके से बच्चे का निर्माण कैसे होता है ये चीजें तो आप समझ गए। बाकी एक चीज और जानते रहिए कि जो ये यूटेरस है यानी कि जो गर्भाशय है, इसमें 3 लेयर होती है। जो सबसे अंदर की लेयर होती है जिसपे एम्ब्रियो आकर के फिक्स होता है, इम्प्लांट होता है, इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। और जो मिडिल लेयर होती है, बीच की जगह होती है, इसे मायोमेट्रियम कहते हैं। और सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे पेरीमेट्रियम कहते हैं। इतनी चीजें आपको याद रखना है, एक तो वेजाइना याद रखना है, फिर सर्विक्स, इसके बाद फिर जो है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब याद रखना है, यूटेरस, और फिर ये तीनों लेयर याद रखना है, एंडोमेट्रियम,
एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और फिर पेरीमेट्रियम, इतनी चीज़ें याद रखना है। तो नॉर्मल तरीके से बच्चे का निर्माण कैसे होता है यह बात तो आप समझ गए। अब टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ वाले बच्चे का निर्माण कैसे होता है वो समझिए। इसके पहले हम जान लेते हैं कि आईवीएफ की आवश्यकता क्या होती है, क्यों आईवीएफ करवाते हैं लोग। जब नॉर्मल तरीके से पूरी व्यवस्था है तो फिर क्यों करवाते हैं लोग आईवीएफ, या फिर क्यों करवाना पड़ता है टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर परख नली वाला बच्चा क्यों बनवाना पड़ता है। तो देखिए क्या कारण हो सकते हैं। पहला है फैलोपियन ट्यूब का बंद हो जाना, क्लोज हो जाना, उसका ब्लॉक हो जाना। तो कभी कभी क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाती है। तो आपने देखा कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, और अगर यह ट्यूब ही ब्लॉक हो जाएगी तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेचुरल तरीके से बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ेगा। अब कैसे बनता है वो तो अभी यहाँ पर देखा जाएगा। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है, तो हेल्दी अंडे का न बनना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है उसके ओवरी के अंदर स्वस्थ अंडे का निर्माण नहीं हो पाता है, यानी कि हेल्दी ओवम का निर्माण नहीं हो पाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ हार्मोनल इंजेक्शन दे करके हेल्दी ओवम का निर्माण करवाया जाता है। वो चीज़ें मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा हेल्दी स्पर्म का ना बनना, कभी कभी मेल के अंदर हेल्दी स्पर्म भी नहीं बनता है तो भी दिक्कत होती है। तो उसके स्पर्म को, बहुत सारे स्पर्म को ले करके उसमें से कुछ जो है जो हेल्दी स्पर्म है उसको अलग कर दिया जाता है, फिर उससे फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। तो ऐसा तो लैब में ही संभव है, बाकी नेचुरल तरीके से ऐसा संभव नहीं है कि हेल्दी स्पर्म को छांट करके एंट्री करा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकी एक कारण और होता है इनफर्टिलिटी। कुछ महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है और पूरा जांच पड़ताल करवाने के बाद भी कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर क्या दिक्कत है जिससे जो है बच्चे का निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो दिक्कत होती है। ऐसे में भी टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। तो ये खास 4 वजह है जिसकी वजह से आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है। अब होता क्या है, कैसे प्रक्रिया होती है, तो यह प्रक्रिया 5 स्टेप में पूरा होती है। जो पहला स्टेप है वो मेडिकेशन। पहला स्टेप क्या है, मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या होता है कि महिला को बुलाया जाता है, यानी उसके पीरियड्स के 1-2 दिन बाद से ही उसकी जांच शुरू हो जाती है कि इसमें हार्मोनल एक्टिविटी सही है कि नहीं, हेल्दी अंडे का निर्माण हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो उसे इंजेक्शन दे करके या फिर कुछ मेडिसिन दे करके उसके अंदर हेल्दी अंडे का निर्माण करवाया जाता है। बाकी अगर कुछ इसके यूटेरस के अंदर एंडोमेट्रियम में प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में प्रॉब्लम है, तो भी उसे इंजेक्शन दे करके ये चीजें सही किया जाता है। तो इसको मेडिकेशन बोलते हैं। यानी कि सबसे पहले उस महिला का अच्छे से जांच होगा और जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको पूरा किया जाएगा। तो मेडिकेशन का मतलब ये है कि उस महिला का पूरी तरह से जांच करना और जो भी कमियां हैं एग निर्माण के लिए, यानी कि अंडे के निर्माण के लिए, उसे पूरा करना। बाकी इसके बाद आता है हार्वेस्ट द एग्स एंड स्पर्म। तो हार्वेस्ट द एग्स का मतलब क्या होता है कि महिला के अंदर से अंडे को निकाल लेना, उसको पिकअप कर लेना। अब एग्स का फॉर्मेशन कब होता है, यानी अंडे का निर्माण कब होता है, अंडे कब निकलते हैं, यह टाइम फिक्स होता है। तो पीरियड्स के 13, 14, 15 दिन बाद जो है एग्स बनते हैं और निकलते हैं। तो जिस दिन एग बनेगा उस दिन बुला करके एग को पिकअप कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, यानी हार्वेस्ट कर लिया जाएगा। अब इसके बाद आती है बात स्पर्म को कलेक्ट करना या स्पर्म को हार्वेस्ट करना या फिर निकालना। तो स्पर्म को निकालने की प्रक्रिया कुछ भी जटिल नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई भी पुरुष अपना कभी भी स्पर्म निकाल सकता है। बाकी ओवम को हार्वेस्ट करने के लिए या एग को हार्वेस्ट करने के लिए कुछ लैब के अंदर उपकरण होते हैं जिनकी सहायता लेना पड़ता है। नॉर्मल तरीके से कोई महिला अपना ओवम नहीं निकाल सकती है। इसके बाद फिर क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हार्वेस्ट किया हुआ जो ओवम है उसे पेट्री डिश के अंदर रख करके और फिर उसमें स्पर्म को जो निकाला गया था या जो स्पर्म का सैंपल लिया गया था उसमें से कुछ हेल्दी स्पर्म को छांट करके अलग करके उसे उसी पेट्री डिश में डाल देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है।
फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पेट्री डिश होती है। पेट्री डिश एक ग्लास का उपकरण है, लैब के अंदर होता है कटोरे जैसा, तो उसी के अंदर जो है ये फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। इसके बाद फिर क्या है, एम्ब्रियो कल्चर। जब फर्टिलाइजेशन करवा दिया जाता है तो इसके बाद एम्ब्रियो को 24 घंटे कल्चर मीडियम में रख करके उसका कल्चर किया जाता है। भली भांति यह देखा जाता है कि ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और बना हुआ जो जाइगोट है उसमें डिवीजन करके आगे की प्रोसेस पूरा हो रही है कि नहीं हो रही है, या फिर प्रक्रिया रुक गई है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो गया है और आगे सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है, तो ऐसे में अब फिर क्या करेंगे, एम्ब्रियो को फिर से ट्रांसफर कर देंगे गर्भाशय के अंदर, यानी कि यूटेरस के अंदर फिर से एम्ब्रियो को फिक्स करा देंगे, ट्रांसफर करा देंगे। लेकिन एक बात ये भी याद रखना है, एम्ब्रियो ट्रांसफर कराने से पहले एक बार फिर से यूटेरस की जांच हो जाती है कि सारी हार्मोनल एक्टिविटी सही है कि नहीं है। एंडोमेट्रियम यानी जो गर्भाशय के सबसे अंदर वाली परत हो ठीक ठाक है कि नहीं है, या फिर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग ठीक है कि नहीं है। बाकी अगर सारी दशाएं सब कुछ ठीक ठाक हैं तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर करा दिया जाएगा, और अगर सब कुछ दशाएं ठीक ठाक नहीं है तो एम्ब्रियो को आगे कुछ दिनों तक फिर से इसे रख दिया जाता है -1 डिग्री टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर एम्ब्रियो को रख दिया जाएगा। जब इसकी सारी कंडीशन सही हो जाएगी तो फिर से इसके अंदर इम्प्लांट करा दिया जाएगा, ट्रांसफर करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली वाला बच्चा क्या है और कैसे इसका निर्माण करवाया जाता है। तो सारी चीजें आप समझ गए। बाकी अब कुछ सवाल आते हैं कि क्या जो महिला IVF करवाती है या जिसका टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया जाता है उसे कोई नुकसान होता है? तो उसे कोई भी नुकसान या कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से कुछ नहीं किया जाता है। कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं हार्मोनल एक्टिविटी को सही करने के लिए या फिर हेल्दी एग के निर्माण के लिए, जिसका बहुत दिनों तक प्रभाव नहीं होता है। इस इंजेक्शन का 1-2 महीने बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाता है और महिला पूरी तरह से नॉर्मल है। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक सवाल ये भी है कि क्या परख नली से बनाया हुआ बच्चा या IVF के द्वारा तैयार किया गया बच्चा एब नॉर्मल, मतलब कि ज़्यादा इंटेलिजेंस या फिर जो है कम बुद्धि का होता है? ऐसा भी सवाल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह एकदम नॉर्मल बच्चे की ही तरह से रहेगा। उसे नॉर्मल बच्चे से किसी भी प्रकार से आप अलग नहीं कर सकते हैं। बाकी एक सवाल और है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर IVF करवाने में कितना खर्च आता है? तो दोस्तों ये खर्च जो है डॉक्टर के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा डॉक्टर कितनी सुविधाएं दे रहा है और किस हिसाब से वो पैसा ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि यह एक ही बार में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। जैसा कि अभी हमने कहा एम्ब्रियो का कल्चर किया जाता है तो देख लिया जाता है, अगर ठीक ठाक है तो एक ही बार में प्रक्रिया कंप्लीट हो गई तो कम खर्च आता है। कभी कभी एक ही बार में प्रक्रिया नहीं कंप्लीट हो पाती है तो दोबारा ट्राई करना पड़ता है, तो खर्च थोड़ा और बढ़ सकता है। तो दोस्तों आप अच्छे से समझ गए टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि परख नली वाला बच्चा क्या है। बाकी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाड़े की कोख या फिर किराए की कोख क्या है, सरोगेसी किसे कहते हैं। तो इस वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।